रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से थोड़ा बताइएगा। हाँ, हुआ है ना रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों के पास? क्या रे, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला कि नहीं मिला? सर होएगा जी। ओके सर, ओके, चलो डन। अच्छा, तो फिर सर बहुत दिनों से हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ या फिर लेबर लॉ इसके बारे में बहुत सारा प्रोविजंस में बातचीत किया, तो मैं सोचा अब दिमाग ख़राब हो चुका होगा लेबर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ में। आज सर एक न्यू लॉ पढ़ते हैं SBEC के अंदर, मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जो सीज एग्जीक्यूटिव लेवल में आप लोग पढ़ते हो। इसमें कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो मैं धीरे धीरे, ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, बस कुछ इधर उधर बचा कुचा कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो मैं आपसे एक बार बात करता हूँ। सर आज का डिस्कशन है सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। सर आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में समझते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? आई होप कि आप लोग जानते हो, अकाउंट्स वगैरह में किए होंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई भी बता सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के तौर पे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलो सर, जो भी जानते हो बताओ ना। तथा, स्नेश, ज्योति, जिसे जो भी समझ आता है आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। कुछ तो बताओ। नंदिनी, मेरा आवाज तो आ रहा है आप लोगों पर? ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल। वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। हाँ सर, एक स्पेशल चीज भी बताऊंगा सर, GI टैग। GI टैग समझते हो? GI टैग का आइडिया है? सर जियोग्राफिकल इंडेक्स যেটা जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडेक्स नहीं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टैग सर। স্যার যেটা মানে স্টেট কিংবা জায়গা অনুসারে যেটা পড়ে ট্যাগটা যেমন यस রসগোল্লা ক্ষেত্রে যেটা यस यस হয়েছে यस यस, जैसे रसगुल्ला में हुआ है। सबसे पहले तो ये दार्जिलिंग टी में हुआ है। सबसे पहले ये GI टैग दार्जिलिंग टी पे लगा है, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे पूरा लिस्ट है, ऑलमोस्ट 300 एंड 350 के आसपास, क्लोज टू 350 प्रोडक्ट है जिसमें GI टैग है। तो ठीक है, तो ये GI टैग, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए लेना चाहिए सर, बिकॉज जब एज ए कंप्लायंस ऑफिसर या फिर एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए CMA, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है सर, बिकॉज जब आप कोई बिजनेस को सेटअप करोगे तो उस पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट सामने आता है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो बेसिकली पॉइंट से ही समझ में आएगा आपको। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब जो आपके बुद्धि से निकला है। कहाँ से निकला सर? आपके बुद्धि से निकला है। तो जो आपकी बुद्धि से निकला है इसको कोई कॉपीराइट करना ले, ठीक है, मतलब आपका बुद्धि है बट इसका क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए ना। तो जब बुद्धि आपका है तो उसका क्रेडिट आपको मिले, कोई इसको गलत तरीके से कॉपी करके कहीं पर प्रोड्यूस ना करे या फिर अपना प्रोडक्ट बोल के मार्केट में ना चला दे। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इसके बारे में। ठीक है, ट्रेडमार्क मतलब जैसे जो ट्रेड मतलब बिजनेस का जो, जैसे कि एप्पल का ट्रेडमार्क, सैमसंग का, या फिर कोई भी बिजनेस का ट्रेडमार्क, उसका एक आइडेंटिटी होता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना सर, ये बेसिकली आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप मेहनत करते हो, आप दिमाग लगाते हो, आपसे इन्वेंशन होता है, ठीक है, आप कोई मूवी बनाते हो, आप कोई किताब लिखते हो, या फिर आपके एरिया में कोई स्पेशल चीजें बनता है, तो जो आपको एक ऑथेंटिसिटी देता है उस पर्टिकुलर मतलब जो भी आपका इन्वेंशन है, जो भी आपका मूवी बनाने में, जैसे मूवीज के बारे में आप लोग टोरेंट के बारे में तो जरूर सुने होंगे सुने नहीं, यूज भी किए होंगे। जल्दी बताओ, टोरेंट। अरे जहाँ से मूवीज डाउनलोड करते थे, आजकल भी करते हो क्या? बोलो ना सर फटाफट। आजकल टोरेंट में मूवीज मिल जाता है संपल? साउंड इशू है क्या? हेलो सर। हाँ बोल। टोरेंट से सर मूवी এখন डाउनलोड करता है? सर এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে শুনলাম স্যার। बैन हो गया एक्चुअली, वो गलत अलग अलग नाम से टोरेंट का मूवीज इधर उधर मिलता है, वो अलग अलग नाम से दिखाता है। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करता। हाँ एक टाइम पे किया सर, मतलब बहुत আমি नहीं। কোনোদিনই করিনি, করার ইচ্ছা ছিল, যখনই করতে গেলাম তখনই শুনলাম ব্যান্ড হয়ে গেছে। हाँ, चलो अच्छा हो गया नहीं किया, लेकिन नहीं करना चाहिए।
इसलिए नहीं करना चाहिए, किसी का मेहनत इस तरह से फ्री में यूज़ करना नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब सीरियसली ये बात तो मुझे भी लगता है कि आप कल आप अगर कुछ करोगे ना, कुछ आप खुद बनाओगे, कुछ मैन्युफैक्चर करोगे, कोई उसको फ्री में यूज़ करके जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, है ना। मतलब बेसिकली बात ये है कि किसी के मेहनत को इस तरह से उसका परिश्रम का दाम देना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो उसका एक दाम होता है, तो दैट इज ऑल अबाउट। तो चलो ठीक है, मैं आपको आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ, और इसमें स्पेशल डिस्कशन तो मैं जीआई में करूंगा ही, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जियोग्राफिकल मतलब आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इस पे मैं स्पेशल डिस्कस इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ बहुत सारा प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए हमारे देश के प्रोडक्ट, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों के SBEC मतलब सेटिंग ऑफ अ बिजनेस एंटिटीज में लेसन 16 के अंदर पढ़ाया जाता है। 17 में हम लोगों ने आपको पूरा लेबर लॉ पढ़ाया, और नंबर 1 2 3 4 5 6 में पूरा कंपनी लॉ, बेसिक्स ऑफ कंपनी, CMOA वगैरह है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगा, या फिर पहले ही बता देता हूँ, पेज नंबर याद रखिएगा थोड़ा, 355, ठीक है। मैं आपको एक बार याद दिखा देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ के बारे में SBEC में नॉलेज है और क्या क्या चीज़ें आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ सिलेबस वाइज, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा एक्ट है सर, मतलब इस तरह से हर एक एक्ट पढ़ने जाऊँ तो मतलब एक साल भी कम पड़ जाएगा, बट फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में आपको बिजनेस के बारे में आइडिया जैसे होना चाहिए, उसमें कंपनी के बारे में यू ऑल नो सर, जो आपको मैं कंपनी लॉ में ही पढ़ा के रखा है ना, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ठीक है, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट्स में MOA, OA, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ में कंपनी लॉ के साथ साथ भी आपको पढ़ा दिया। अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स, MOA वो कैसे अल्टर कर सकते हैं, ये सब कंपनीज लॉ के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा। फिर लीगल स्टैट्यूट्स चैप्टर 4 के अंदर अगर आप देखोगे, स्मॉल होल्डिंग सब्सिडरी, इसको मैं बार बार और क्या बताऊं, ये सभी चीज़ें हम लोग कंपनी लॉ बेसिक्स पढ़ाते मतलब पढ़ाने के टाइम पे ही आपको बताया, ठीक है। अच्छा, LLP अगर किसी ने नहीं किया तो मैं आपको LLP का क्लास शेयर करूंगा, याद रखिएगा। LLP और मतलब LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और पार्टनरशिप भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप, LLP और ये अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो आप लोग बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे, हाँ। इसका भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, इसका भी क्लास है, फाउंडेशन लेवल में पढ़ाता हूँ, नॉर्मली CMA लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब कितना तरह का बिजनेस हो सकता है उसके बारे में एक आइडिया आपको लेना चाहिए, और बाकी कुछ फॉर्म वगैरह जो आप मैट के अंदर देखोगे। अच्छा, NPO के बारे में, सेक्शन 8 के बारे में भी मैंने आपको बताया। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह में जैसे मानो ये थोड़ा सा हटके है, ये मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, माइक्रो फाइनेंस, निधि कंपनी, पेमेंट बैंक, निधि कंपनी का बता दिया था मैंने। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। स्टार्टअप्स के बारे में मैं एक बात करूंगा, ठीक है, अगला 2-3 क्लास में मैं यही बता दूंगा आपको, स्टार्टअप्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में एक चर्चा कर देंगे। स्टार्टअप्स मतलब जो न्यू बिजनेस इंडिया में बन रहा है, इसके बारे में है। फिर आपको जॉइंट वेंचर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, SPV मतलब स्पेशल पर्पस में गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके कुछ बिजनेस बन रहा है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर करने से कैसे बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल एरिया है, जो कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप लोगों को पता हो जाएगा, नॉर्मल बात है कि जैसे अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसको सेक्शन 8 में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इसका भी मैं नॉलेज आपको कंपनी लॉ के अंदर दिया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर सेक्शन 8 कंपनी किस तरह से काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये ओपीसी के बारे में मैंने बात कर चुका, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशंस करके रखा, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको अननोन लगता है आप मुझे जरूर बताइएगा सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लायंस, जैसे कि बिजनेस बनाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, कि बिजनेस के बारे में जो अलग अलग लाइसेंस का जरूरत होता है, पैन, टैन, GST, ठीक है, ये एक डिस्कशन का एरिया है जो मुझे आपको एक बार बताना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चैप्टर 13 का एरिया है जो मस्ट एक बार मैं जरूर बताऊंगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, 14 में है। और सेक्शन 15 जो है, दैट इज आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी लेबर लॉ बता दिया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इसके में मैं आप बात करूंगा अभी आपसे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ऑलरेडी मतलब कोशिश करूंगा सारा का सारा एक बार टच करने का, ठीक है। तो ये एक्ट के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। और कंप्लायंस एंड लेबर लॉज, मैं लास्ट कुछ दिनों से आपको उसी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बातचीत कर दिया सर, बहुत सारा लॉ था, ठीक है।
और 18 जो था ये आपका रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉज के रिगार्डिंग कुछ है, जैसे आपको वाटर, एयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये कुछ है, ये भी एक बार मुझे बताना पड़ेगा। बाकी डॉर्मेंट के बारे में आपको पता है, ठीक है। और ये इंसॉल्वेंसी, रिजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, इसके बारे में एक चर्चा करना जरूरी है सर, ठीक है। तो 3-4 चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में एक बार मैं क्लास में आपके साथ बात कर लूँगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी दे दूंगा इस संडे को, तो हो जाएगा सर आप लोगों का, इसी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के बारे में बात करते हैं सर, समझ में आ गया ना? हाँ, हेलो, कि क्या क्या टॉपिक आपको पता है और क्या 2-4 टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको मुझे बताना होगा। हाँ सर, यस नो, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है? किसी का आवाज नहीं है, कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग? हेलो, हाँ साउंड है सर सर। मेरा? ओके सर, ठीक है। तो चलो सर, मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बात कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोला, कितना नंबर, पेज नंबर था सर? 355, 355, ठीक है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज या सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के ऊपर, मतलब बिजनेस बनाओगे तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है सर, आपको मैं अभी एक एक लॉ के बारे में बात करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इन टूडेज वर्ल्ड, बेसिकली आज के डेट में दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स बन गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत काम आ गया सर। बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आपको किसी का अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है तो उसको प्रोटेक्ट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एज ए कंप्लाइंस का जो भी काम करते हैं, CA CS जो भी प्रैक्टिशनर्स है, इनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इन टूडेज वर्ल्ड द अबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दुनिया भर में यहाँ का गुड्स वहाँ जा रहा है, वहाँ का सर्विस यहाँ आ रहा है, तो सर स्पेशलिटी कैसे रेडी करें, या फिर अगर किसी का स्पेशल दिमाग से इन्वेंशन है तो इस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो इन टूडेज वर्ल्ड द abundant supply of goods and service in the market has made life very challenging for any business, ठीक है। बिकॉज बहुत ही चंद मिनटों में क्या होता है सर, कोई भी अपना नाम लगा देता है और उस एरिया का बिजनेस के बारे में जो गुडविल था वो गुडविल इधर उधर हो सकता है। देखिए, बड़े बड़े ब्रांड का तो ऑलरेडी आप मार्केट में देखते ही हो किस तरह से उनका ब्रांड को डुप्लीकेसी किया जाता है। बड़े बड़े ब्रांड, जैसे एक बार मेरे मेरे साथ ही एक हुआ था, कैसियो का कैलकुलेटर को लेके एक प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं कैसियो के ऑफिस में गया था और वहाँ पर बात भी किया था। तो मैं एक्चुअली क्या हुआ था, लाल बाजार में, आपको ये बात बताने से आपको समझ में आएगा कि ये इतना चैलेंजिंग क्यों है, कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट चैलेंज, ठीक है। या फिर नॉट मी एक्चुअली, ये क्यों आज की डेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतना चैलेंजिंग हो गया है, चाहे वो बिजनेस बिग बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो। तो इसके बारे में आपको कोलकाता में ही लाल बाजार का एक केस मैं आपको बताऊंगा, लाल बाजार थाने का नहीं सर, लाल बाजार में मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक कैलकुलेटर शॉप है सर, ठीक है, कैलकुलेटर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टोरी मैंने शायद पहले भी किसी क्लास में डिस्कस किया, बहुत बार मैं करता हूँ, ठीक है। क्या बोला था मैं किसी को आप लोगों में से? तो सुन लो सर, एक छोटा सा बात है, ये ऐसे इस एरिया में ना आपको ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल चीज़ों का दुकान बहुत दिख जाएगा। तो ऐसे ही एक दुकान था, मुझे नहीं पता कि दुकान का नाम क्या था, मैं भूल गया, बहुत दिन पुराना बात है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या दुकान का नाम था, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक कैलकुलेटर शॉप था, ठीक है। तो कैलकुलेटर शॉप में मैं कैलकुलेटर लेने गया, तो ऐसे ही कैशियो का कैलकुलेटर, तो थोड़ा सा बिग स्क्रीन वाला होता है ना, जो बड़ा होता है, इससे भी बड़ा, ये जो साइज आपको दिख रहा है इससे भी बड़ा है, थोड़ा सा जंबो साइज का जो कैलकुलेटर है। तो मेरे स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे मैं ये कैलकुलेटर खरीदने के लिए लाल बाजार में एक दुकान में घुसा, एकदम लाल बाजार थाने के ऑपोजिट में सर, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं आपको बस कहानी बताने से आपको समझ में आएगा। तो मेरे को कैलकुलेटर दिया, मेरे को देख के समझ में नहीं आया था सर, बिकॉज देखने में ना एकदम डिट्टो ओरिजिनल कैशियो जैसा है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है, सुनने को आ रहा है सर? इतना बताइएगा। ऐसा कभी कभी लग रहा है कि जैसे कनेक्शन नहीं है, कनेक्टेड हैं आप लोग? हाँ सर। ओके सर। तो ओरिजिनल कैशियो बोल के मेरे को एक कैलकुलेटर दिया। अब आपको तो एक बात समझ में आ ही गया कि सर इसका मतलब आपको चूना लगाया था। यस सर, मेरे को चूना लगा दिया था।
एक बार नहीं सर, मैं दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 बार, मतलब उसी दुकान में 2 बार मेरे को लगातार चूना लगाया गया। कैसे चूना लगाया मेरे को, देखो आप, एक कैलकुलेटर था कैशियो का, मैं बोला ओरिजिनल कैलकुलेटर लेना है, तो लेकिन मैंने भी कुछ खराब किया था, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैंने क्या गलती किया था, मैंने जीएसटी नहीं दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे जीएसटी नहीं था, वैट था सर, ठीक है, मैं उस टाइम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी तो 2017 में आया, तो मैं बात कर रहा हूँ जब वैट चलता था। तो मेरे को पूछा कि वैट लेके देंगे कि वैट बिना वैट का, तो मैं बोला नहीं नहीं वैट, तो वो खुद ही ऐसे मेरे को बोला कि अगर वैट देंगे तो दाम पड़ेगा 850 का, और स्टूडेंट लाइफ में 850 का कैलकुलेटर, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में हमेशा एक चिंता का बात होता है, 850 में कैलकुलेटर खरीदेंगे। तो मैंने सोचा तो फिर बिना वैट का, तो बोला बिना वैट का 500 पड़ेगा। तो मैं बोला भाई 350 सेविंग होगा, क्या खराब है, ठीक है, तो वैट नहीं देते हैं, कैलकुलेटर खरीदते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मैं घर पे जाके यूज़ किया। ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना सर, ये जहाँ पर हम लोग डिजिट को देखते हैं, ये डिजिट के एरिया में जब मैं वहाँ पर देखा, वहाँ पर क्या लाइट लगा हुआ है पता नहीं, ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है। जब जैसे ही मैं घर पे लेके आया, ओरिजिनल लाइट के अंदर देखने की कोशिश किया, तो ये ना जितना, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ, ये धुंधला सा लग रहा है। ये जो स्क्रीन में जैसे 0 लिखा हुआ है, ये बहुत ही धुंधला लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगा। तो मैं बोला ओरिजिनल कैलकुलेटर ऐसा। तो फिर मैं नेक्स्ट दिन फिर से गया उस दुकान में, ठीक है, तो मैं उसको बोला भैया ऐसा ये स्क्रीन ऐसा लग रहा है जैसे फेड हो जा रहा है, ठीक है, तो आप चेंज करके दे, तो बोले ठीक है चेंज करके देते हैं, ठीक है। तो मैं उसको वो वारंटी भी दिया मेरे को, मैं बोला वारंटी है तो आप चेंज कर दीजिए। कल ही लेके गया, बोले ठीक है चेंज करके लेके गया। तो फिर मैं वहां पर फिर से देखा, मैं फिर से घर लेके गया, फिर से वही सेम प्रॉब्लम, ठीक है। फिर मेरे को पता चल लगा, अंदर से एक आवाज आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने कैशियो के कस्टमर सर्विस में फोन किया, तो उसके लिए नंबर मुझे, ये जो कैलकुलेटर मैं खरीदा था, इसके पैकेट में जो नंबर था वो रॉन्ग नंबर था, वो डुप्लीकेट नंबर था। मैम का एक पुराना कैलकुलेटर था, मतलब हम लोग के पास एक पुराना कैलकुलेटर था कैशियो का जो ओरिजिनल था। तो उसमें से नंबर निकाल के मैं कैशियो कॉल सेंटर में कॉल किया, ठीक है। तो कैशियो ऑफिस में जैसे ही मैं फ़ोन किया, तो फ़ोन करके ये जो कोड होता है सर, आप लोग जानते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। कैशियो का कैलकुलेटर है ना, हमेशा हर कैलकुलेटर का एक कोड होता है, आपको ये कोड यहाँ पर दिखेगा, MJ, MM, MT, इस तरह का कोड होता है, ऐसे ये जगह में दिखता है। तो वो कोड जैसे मेरे को पूछा कि कोड बताइए, तो मैं बोला ये कोड है। तो बोलते देखिए ये कोड का कैलकुलेटर हम लोग 15 साल पहले बंद कर दिए, कैशियो ने मेरे को बताया। तो मैंने पूछा कि तो फिर क्या होगा, मैंने रिसेंटली लिया, तो क्या इसको कुछ चेंज हो सकता है। वो तो मेरे को बोला कि आपकी क्या दुकान का नाम बताइए। तो जैसे ही मैंने शॉप का नाम बताया, तो वो कैशियो का जो डीलर, मतलब बेसिकली सर्विस सेंटर थे, वो डायरेक्टली मुझे बोला कि सर आप फंस गए। बोले क्यों? बोले ये दुकान के साथ हमारा कोई डीलरशिप नहीं है, ये दुकान डुप्लीकेट सामान बेचता है। मैं बोले लाल बाजार के ऑपोजिट में? बोले आप ये बात मत बोलिए, अब लाल बाजार हो या कुछ भी, ठीक है, ये डुप्लीकेट सामान बेचता है, ये दुकान में तो आपको ठग गया है। पर फिर भी मेरे को बोला कि अगर आप ओरिजिनल बिल लेके आ सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल बिल मतलब अगर बैड बिल लेके मैं जाता कैशियो के पास, तो कैशियो ने मेरे को बोला कि आपको फ्री में, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करेंगे। तो मैं बोला मेरे पास तो सिर्फ दुकान का पैड बिल है, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास दुकान का पैड बिल है, कोई भैड बिल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये एक स्टूडेंट लाइफ की कहानी है। तो मैं बोला कि आप अगर दुकानदार के अगेंस्ट में कुछ बोल सकते हो तो बोलो, बट हम लोग नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर कि, तो फिर मैं कैशियो की एक चीज बोला कि इतना रैंडम रैम्पर्ड वे में आप लोगों का प्रोडक्ट डुप्लीकेसी हो रहा है, पब्लिक नहीं समझ पाएंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है, ठीक है। सबको तो इतना नॉलेज नहीं है ना प्रोडक्ट यूज करने का। तो फिर उन्होंने बताया कि यही तो हम लोग का चिंता का विषय है कि मार्केट में इतना डुप्लीकेट प्रोडक्ट घुस गया है कि जिसको, मतलब हमारा इंटेलेक्चुअल, ये कैशियो जिन्होंने भी बनाया, इनके दिमाग से निकला, तो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को अगर कोई मिसयूज करेगा तो वो कितना खराब बात है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो? कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कितना इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे वो कैशियो हो, आज के डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट में, टाइटन हो, सोनाटा हो, घड़ी के केस में, मोबाइल के केस में, या फिर अगर आप बेसिक से लेवल में आप देखना, रिबॉक या फिर एडिडास, ये सब चीज़ों का जो भी ब्रांड नेम हम लोग मार्केट में देखते हैं, ये हर चीज़ मार्केट में डुप्लीकेट मिलता है, ठीक है। तो कंपनीज के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए थोड़ा चिंता है, बट हाँ ठीक है, वो लोग कुछ कंपनीज के लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना डुप्लीकेट प्रोडक्ट मतलब आ चुका है, ठीक है। कपड़े के केस में फिर भी समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझना बहुत ही नामुमकिन हो गया है ना सर?
बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, वो अंदर खोल के थोड़ी ना कोई कैलकुलेटर देखेगा कि अंदर में सर्किट ठीक ठाक दिया कि नहीं दिया। बाहर का ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम तो सेम टू सेम दिया जा सकता है, लेकिन मेन बात जो है वो तो सर्किट में है, सर्किट ओरिजिनल है कि नहीं वही पे डिपेंड करता है। तो कपड़ा वगैरह में फिर भी जो समझदार है वो समझ जाएगा, क्योंकि कपड़ा क्वालिटी में समझ आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में आपको ये समझना बहुत ही मुश्किल का हो रहा है। बोलो सर, क्या आपको बिजनेस वर्ल्ड का कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी सर। सो बेसिकली ये वन ऑफ द रीजन हो गया ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को इतना इंपॉर्टेंस देने का। इन इट्स ऑनगोइंग क्वेस्ट टू रिमेन अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर इन दिस एनवायरनमेंट, आप अपने कॉम्पिटिटर से गो अहेड रहे, ठीक है। इवन आप देखिएगा मार्केट में सैमसंग और एप्पल में इतना केस चला है, मैं आपको क्या बताऊं। सैमसंग ये भी एक ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जायंट है, और एप्पल जो क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आप अगर गूगल करेंगे ना सैमसंग वर्सेस एप्पल का, इतना केस है, ये देखो पेटेंट केस दिख रहा है, बहुत सारा एप्पल आईएनसी वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, केस भरा पड़ा है। मतलब कभी यूएस में केस होता है तो कभी सैमसंग कहाँ का है, कोरिया का ना, कभी कोरिया में केस होता है, कभी एप्पल कोरिया में केस ठोकते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है यूएस में होगा तो सैमसंग हारता है, एप्पल जीतता है, और कोरिया में होता है तो एप्पल हारता है, सैमसंग जीतता है। बट जो भी हो, इनके बीच में बहुत सारा वार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वर्सेस एप्पल आईएनसी, मतलब बड़े बड़े बिजनेस के बीच में भी पेटेंट को लेके प्रॉब्लम है। was the first of a series of ongoing lawsuits between Apple and Samsung Electronics regarding the design of smartphones। इसलिए आप लोगों को एक एक्ट पढ़ाया जाता है सर, ये देखो सेम एक्ट के अंदर एक एक्ट है, एक्ट का नाम है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, डिजाइन एक्ट, ठीक है। एक्ट का क्या नाम बताया मैंने, डिजाइन एक्ट सर, ठीक है। एक एक्ट ही आ गया जिसका नाम ही कर दिया डिजाइन एक्ट, ठीक है। आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, उसी तरह से डिजाइन एक्ट भी लाया गया, ठीक है। डिजाइन एक्ट के अंदर कंपनी जो भी डिजाइन बना रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गया, ये डिजाइन किसका है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर सर, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। बोलना आसान है बट इसको रियल लाइफ में प्रूव करना कि किसने पहले लाया, मतलब बेसिकली तब वो बताना पड़ेगा कि भाई मैंने पहले लाया, तो उसके लिए ट्रेडमार्क कॉपीराइट देखा जाता है। ये देखो आप, भारत में भी डिजाइन एक्ट आया 2000 में, दिखाई दे रहा है ना, ये भी आपको जानना पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट तो है ही, उसके साथ साथ डिजाइन एक्ट भी है कि भाई डिजाइन किसका है। तो ये देखो आपको मैं रियल केस बता रहा हूँ एप्पल और सैमसंग का, ये मैं रैंडमली उठाया आपको बताने के लिए। बिटवीन देम कंपनीज मेड मोर देन हाफ ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया भर में जितना स्मार्टफोन बिकता है उसका आधा से ज्यादा इन्हीं दो कंपनी का बिकता है। In the spring of 2011, Apple began initiating litigating against Samsung in patent infringement suits, while Apple and Motorola Mobility were already engaged in patent war। अच्छा, एप्पल के साथ मोटोरोला का भी, जो दुनिया का पहला मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, इवन आज की डेट में भी डिफेंस वर्ल्ड में मोटोरोला का मोबाइल बहुत पॉपुलर है डिफेंस में। नॉर्मल वर्ल्ड में थोड़ा सा हमारे देश में कम है, बट बहुत सारे कंट्री में मोटोरोला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, और दुनिया का पहला मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माना जाता है। क्लेम यही तो है सर अभी तक का। तो मोटोरोला मोबिलिटी और एप्पल के बीच में ऑलरेडी पेटेंट हुआ है सेवरल फ्रंट्स में। एप्पल मल्टीनेशनल लिटिगेशन ओवर टेक्नोलॉजी के बेसिस में पेटेंट्स बिकम नोन एज फार एज द मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन पेटेंट वर्ड्स। Extensive litigation in fierce competition in global market for consumer mobile communications. By August 2011, Apple and Samsung were litigating 19 ongoing cases in 9 countries, 9 अलग-अलग देशों में। By October, the legal disputes expand to 10 countries. By July 2012, the still embodies more than 50 lawsuits around the globe, with billions of dollars in damages claimed between them। $1 billion का क्लेम कभी सैमसंग एप्पल से करते हैं, कभी एप्पल सैमसंग से करते हैं। While Apple own a ruling in its favor in USA, Samsung own rulings in South Korea and Japan and UK. On June 4, 2013, Samsung owned a limited ban from the US's International Trade Commission and sales of certain Apple products after the commission found Apple and violated a Samsung patent। तो बेसिकली ये कहानी आपको वही बताते हैं कि ये पेटेंट के कारण ही, ये जो लड़ाई आप देख रहे हो ना सैमसंग के साथ एप्पल का, एप्पल के साथ मोटोरोला का, ये पेटेंट के कारण ही है। अगर ये पेटेंट ना होता तो लॉ सूट भी मतलब प्रूव करना मुश्किल हो जाता कि भाई किसका पेटेंट है, किसका कॉपीराइट है, आप कभी प्रूव ही नहीं कर पाते।
सो इस एंगल से देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है सर आज के डेट में, ठीक है। इट्स इन इट्स ऑनगोइंग क्वेस्ट टू रिमेन अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स इन दिस एनवायरनमेंट, एवरी बिजनेस ट्राइज टू क्रिएट अ न्यू एंड इंप्रूव प्रोडक्ट्स। हर कोई चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बेस्ट हो। तो ये कंपटीशन में बेस्ट तो आप बनाओगे, लेकिन कल आपका बेस्ट कोई और छीन के लेके जाएगा, आपका मेहनत का ताज किसी और को मिलेगा। तो किसी आपका मेहनत का ताज आपको मिले, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इतना इंपॉर्टेंट है। दैट विल डिलीवर ग्रेटर वैल्यू टू यूजर्स एंड कस्टमर्स देन द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय कंपटीटर्स। टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, ये डिफरेंशिएट करना। अब prerequisites of success in today's markets, business rely on innovations that reduce production cost and improve product quality. In a crowded marketplace, businesses have to make an ongoing effort to communicate the specific value offered by their product through effective marketing that relies on well thought out branding strategies in the current knowledge driven private sector oriented economic development paradigm, ठीक है। बिकॉज आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट इनिशिएटिव से तो बात बनता नहीं है प्रॉपरली। इवन चाइना में भी चाइना भले ही सोशलिज्म का डंका बजाता हो, बट उसे भी इनोवेशंस के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सामने लाना पड़ा, ठीक है ना। प्राइवेट बिजनेस अगर ना होता तो चाइना भी नहीं बन पाता, बिकॉज गवर्नमेंट जिस हिसाब से हर चीज को चलाने का कोशिश करते हैं, उस हिसाब से कभी भी कंट्री में इन्वेंशन या इनोवेशन नहीं आ सकता। तो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग है सर सोशलिज्म का, जितना भी हम लोग ढाक बजाए, ठीक है। सोशलिज्म एक सर्टेन लिमिट तक ठीक है, जहां जहां जरूरी है, बट कैपिटलिज्म इज मस्ट, बिकॉज कैपिटलिज्म इज द ओनली वे ऑफ इनोवेशन। मतलब आपको फ्री ट्रेड करवाना होगा, फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी लेना होगा। आप जबरदस्ती देखो सर, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ये क्यों यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, प्राइवेट ये सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जब गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में हर चीज होगा तब किसी के इन्वेंशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट है गवर्नमेंट इनोवेट कर ही नहीं पाएगा, गवर्नमेंट के लिए इनोवेट करना मुश्किल है। मतलब ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना, मतलब आपको, मतलब इनोवेशन क्या है, इनोवेशन एक फ्री वे ऑफ थिंकिंग है। गवर्नमेंट वजह से ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट आपको बोलेगा भाई सोचो, तो तुम थोड़ी ना सोच पाओगे, ठीक है। जैसे वो हीरोक राजा देशे में जैसे दिखाया गया था कि राजा जैसा बोलेगा प्रजा ऐसा सोचेगा, इट्स नॉट रियली पॉसिबल इन रियल लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स a key subset of intangible assets, ठीक है। इंटेंजिबल है सर ये सब, बिकॉज ये आपका इनोवेशन है, आपका गुडविल है, आपका कॉपीराइट है, आपका पेटेंट है, ठीक है। A key subset of intangible assets is protected by what are labeled collectively as intellectual property rights. These include trade secret protection, copyright, design, trademark right and patents, as well as other rights, जिसमें मैं आपको geographical indications का बात मैं करूंगा आज। IPRs create tradable assets out of products of human intellect and provide a large array of IPR tools on which business can rely to help drive their success through innovative business model. Under this background, this chapter aims to address various provisions of intellectual property rights applicable for setting up business in India. तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सर, जो बिजनेस मॉडल में एक मतलब जान लाया सर, जान लाया, ठीक है। आपने कुछ किया, आपका क्रेडिट आपका ही रहे, ये अगर बाद में कोई क्लेम भी करे तो आप उसमें लड़ाई लड़ पाओ, ठीक है। तो ये हो जाता है इस चैप्टर का मेन पर्पस। तो सर आप लोग ऑलरेडी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसके बारे में आप लोगों को पता है। मैं इसके बारे में बात करूंगा, ट्रेडमार्क लॉ, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। पेटेंट के बारे में भी आप लोग बहुत दिन से सुन के आ रहे हो, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको जियोग्राफिक इंडिकेशंस का लॉ आज बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने रैंडमली पिक किया, ठीक है। बाकी बाद में हर एक कॉपीराइट लॉ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जियोग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1999 का एक्ट है सर, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो 1999 का एक्ट है, ये क्या बताता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। देखिए, एक्ट के बारे में बात करने से पहले जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कैसे होता है या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है, इसका नॉलेज एक बार मिल जाना चाहिए, है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये जैसे पेटेंट कॉपीराइट के बारे में आपसे मैं तब से बात करे जा रहा हूँ, एग्जैक्टली पेटेंट कॉपीराइट के तरह ही एक कॉन्सेप्ट है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जिसके बारे में शुरू में ही चौथा बात कर रहा था कि सर कोई स्पेशल प्रोडक्ट को अपने प्लेस के हिसाब से एक टैग मिलता है, जैसे हमारे बंगाल में रसगुल्ला को मिला है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक्चुअली रसगुल्ला को लेके एक्चुअली ओडिशा वर्सेस बंगाल, ठीक है, दोनों क्लेम कर रहा था कि बंगाल क्लेम किया था कि रसगुल्ला बंगाली ने बनाया,
लेकिन ओडिशा का क्लेम है कि रसगुल्ला ओडिशा ने बनाया। बट मजा का बात यह है, ओडिशा का रसगुल्ला और बंगाल का रसगुल्ला दोनों अलग है, ठीक है। मतलब दोनों का मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल एज वेल एज टेस्ट, ठीक है, दोनों सिस्टम अलग है। ओडिया पीपल का क्लेम काफी इंपॉर्टेंट इसलिए रहा, बंगाल में रसगुल्ला ब्रिटिश पीरियड का टाइम था, नवीन चंद्र दास, मोस्ट प्रोबेबली नवीन चंद्र दास या नाग, क्या नाम है, शोभा बाजार में दुकान अभी भी दिखता है सर। बाद में केसी दास इन्हीं लोगों के फैमिली से निकला है, लेकिन चौथा मुझे बता सकता है नवीन चंद्र दास तो ना कि रे दास तो सर, हाँ दास सर, दास हाँ दास, ठीक है। तो एग्जैक्टली बाद में केसी दास भी एक ब्रांड इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से निकला है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली इसका हिस्ट्री नहीं पता। तो ये 17 या 1800 के आसपास में बताया जा रहा है कि बंगाल क्लेम कर रहा था, लेकिन ओडिया पीपल क्लेम कर रहा था जगन्नाथ देव को भोग देने के लिए, जगन्नाथ देव को भोग देने के लिए पूरी जगन्नाथ टेम्पल में रसगुल्ला का यूज आज से नहीं 1000 ईयर से हो रहा है। ये ओडिशा लोगों का क्लेम भी गलत नहीं है। तो फिर बाद में जीआई टैग को लेकर लड़ाई हुआ और बाद में ये पता चला कि भाई दोनों रसगुल्ला अलग है, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं रसोगुल्ला, हिंदी में बोलते हैं रसगुल्ला, बट दोनों अलग है। तो दोनों को टैग मिल गया, ठीक है। मतलब इंटरनेशनली ओडिया का रसगुल्ला एज वेल एज बंगाल का रसगुल्ला दोनों ही फेमस है, दोनों ही फेमस है, ठीक है, अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से जिसको जो पसंद है खाए, बट दोनों को टैग मिला। इतना इजी नहीं है टैग मिलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैग मिलने के लिए, आपको बहुत कुछ क्लेम करना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनली जाता है। जैसे अगर आप लोग कभी साउथ में, ऐसे बहुत सारा है, मैं एक जस्ट बता रहा हूँ, साउथ में आप लोग कभी तिरुपति गए सर किसी ने भी? अगर कभी आप तिरुपति टेम्पल जाओगे तो तिरुपति का एक लड्डू होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनली इतना फेमस है, हाँ ये चीज ওখানে একটা লাড্ডু পাওয়া যায় না খুব ফেমাস, তামিলনাড়ুর লোকেরা ওখানে চুল দান করে। हाँ एग्जैक्टली एक रिवाज है, वहाँ पे औरतें भी बाल काट के दान करती हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर एक लड्डू পয়সার জন্য, কিসের জন্য? মানে उससे मतलब वही लक्ष्मी पूजा बोले ना, হুম টাকার হুম ये হুম দেয়, মানে वेल्थ मिलता है, तो ওটা ওদেরও চাই। एग्जैक्टली, नहीं सेम 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 कॉन्सेप्ट इज सेम ऑल ओवर द इंडिया, बस थोड़ा बहुत रिचुअल्स अलग अलग है। वहाँ पर एक लड्डू है सर, उसका भी जीआई टैग बहुत फेमस है, मतलब वो तिरुपति लड्डू, मतलब मंदिर ट्रस्ट क्या लड्डू बेच के क्या कमाते हैं मैं आपको बोल नहीं सकता। ऐसे तो तिरुपति सबसे ज्यादा कमाते हैं ये बेच के, बाल बेच के, ठीक है। ये जो ह्यूमन हेयर है ना सर, वहाँ पर इतना ज्यादा दान होता है, फिर उसी हेयर को मार्केट में सेल करके टेम्पल्स को बहुत अच्छा डोनेशन मिल जाता है, और उसी डोनेशन के थ्रू से टेम्पल ट्रस्ट चलता है, बहुत गजब का कमाते हैं। मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है सर तिरुपति, कभी अगर विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा, जो विजिट किए उनको पता है। विजिट करना मतलब सिर्फ दर्शन के मन में तो जरूर जाओ, मतलब भगवान देखना है या फिर लोगों का आस्था है, बट साथ में आप इकोनॉमी भी देखना, ठीक है, आप इकोनॉमी को भी समझने का कोशिश करना, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। इवन इसमें आपका मुझे एक पता है सर, ये महाराष्ट्र में साईं बाबा का शिरडी साईं बाबा, महाराष्ट्र में नासिक में, तो शिरडी साईं बाबा टेम्पल्स में भी एक इतना डोनेशन मिलता है कि साईं बाबा ट्रस्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आसपास के गांव में प्रोजेक्ट बनाने के लिए बॉन्ड दिया है। मतलब साईं बाबा ट्रस्ट डोनेट कर रहा है गवर्नमेंट को, डोनेट नहीं बॉन्ड लोन दे रहा है, और गवर्नमेंट उनसे लोन लेके उनको इंटरेस्ट के साथ, मंदिर ने बोला मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, आप काम करो लेकिन मुझे इतने दिन के अंदर वापस कर देना। मतलब आप सोचो कि ये कितना वे, मतलब क्या सोच है सर, क्या सोच है। तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। चलो मैं आपको जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा लॉ के बारे में बताता हूँ, और फिर मैं आपको एक एक करके भारत में क्या क्या प्रोडक्ट जीआई टैग के अंदर है उसका भी एक पूरा लंबा लिस्ट आपको गिनाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है उसका एक नॉलेज देना चाहूंगा सर। ये है सर जीआई का एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कैसे होता है, ये क्या है आपको मैं थोड़ा बताऊं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और साइन used on product which corresponds to a specific geographical location or origin, that is a town, region or country.
The use of geographical indication as an indication of products source acts as a certification that the product possesses certain qualities. आपको बात समझना चाहिए सर, ये किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए मैंने क्यों ये वाला चूज किया, मैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट भी पहले बता सकता था, बट आप लोग ट्रेडमार्क कॉपीराइट सुन सुन के पागल हो चुके होंगे, तो मैं सोचा कि आपको पहले ये बताता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने जगह में एक गुडविल क्रिएट करो। हम लोग बात करते हैं ना सर इकोनॉमी का, इकोनॉमी क्वालिटी से बनता है। आप अगर इकोनॉमी को क्वालिटी देना चाहते हो, ठीक है, तो बनाओ ना क्वालिटी प्रोडक्ट, फिर आपके जगह के नाम पे प्रोडक्ट बिकेगा, जगह के नाम पे। जैसे कोलकाता रसगुल्ला, उड़ीसा का रसगुल्ला, और भी बहुत सारा है। मतलब ये नॉट जस्ट इन इंडिया, आपका प्रोडक्ट सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर हर जगह में मिलेगा। तो इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए ये क्वालिटी में बिलीव होना चाहिए सर, ठीक है। जैसे आसाम में एक सिल्क होता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या नाम, मोगा सिल्क या कुछ नाम होता है, या असम सिल्क, आई डोंट नो एग्जैक्टली, नाम भूल गया। लिस्ट है, मैं लिस्ट दिखाता हूँ। वो सिल्क का जो नॉलेज है वो सिर्फ आसाम में एक पर्टिकुलर एरिया है, टाउन या छोटा सा गांव है, सिर्फ उसी लोगों को अंदर है सर। और वहाँ के जो लड़की लोग हैं उनको तो दूसरे गांव में शादी भी नहीं दिया जाता, सेम गांव के अंदर शादी करवाया जाता, क्योंकि ताकि वो जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है ना, वो नॉलेज ट्रांसफर ना हो। मुझे गांव का नाम या शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट इट्स रियली वेरी वेरी फेमस सर, और जो दुनिया का सबसे महंगा सिल्क में से एक है, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क इन 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 द वर्ल्ड, जो असम में मिलता है सर, आसाम में। और उसका पेड़ सिर्फ आसाम में ही होता है, जहाँ पर वो जो जहाँ से वो रेशम सिल्क जो निकाला जाता है जिस पर्टिकुलर इससे, ठीक है, कुकुम से, वहीं पर होता है और कहीं नहीं होता। सो एग्जैक्टली ये जो भगवान का भी कुछ दिया हुआ है, मतलब कुदरती कुछ है, अब उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, इसका लंबा लिस्ट है। मैं एक के बाद मेरे दिमाग में एक आ रहा है, बट आपको बता दूं सर कि आप अगर अपने एरिया में ये गुडविल क्रिएट करते हो ना, तो ये दुनिया भर में आपका इकोनॉमी को ऐसे ही बूस्ट करेगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था दक्षिणेश्वर टेम्पल में, मैं और मैम एक दिन यही डिस्कस कर रहा था कि हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर या काली घाट में भी लोग आते हैं, भर्ती, मतलब इतना दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सर तिरुपति जो करके रखा है, जो कल्चर बनाया है, वो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काली घाट में या दक्षिणेश्वर में? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्ड हो सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ केओस है। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाएगा ना, जिस मतलब मानो कि एक कोई भी चीज जो बंगाल का फेमस हो, दक्षिणेश्वर का टैग लग जाएगा उस पर, जैसे तिरुपति का टैग लगा है, ऐसे दक्षिणेश्वर या कालीघाट भी कर सकता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि एक 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 एक, एक ऑथेंटिक माइंड सेटअप, एक मंदिर ट्रस्ट को भी आप एक इकोनॉमी का हब बना सकते हो। श्रद्धा से ही आर्थिक मैटर कनेक्ट होता है सर। हमारे देश का पुराना कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में जितना मंदिर होते थे ना, बहुत लोग बोलते हैं मंदिर से क्या होगा, मंदिर तो एसेट का सब कुछ है। हमारे देश में जितना पुराने दिन का सोना गोल्ड जो भी मतलब एसेट्स होता था, वो मंदिर के नीचे रखा जाता था, ठीक है, और वो मंदिर इमरजेंसी में लोगों को काम मिलता था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना कहानी है, और मंदिर का इकोनॉमी डेवलप होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट ऐसे ही होगा, बिकॉज मंदिर किसी का भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो जैसे तिरुपति आज के डेट में भी जिस तरह से मतलब अपना प्रोडक्ट को इतना डेवलप किया है, वैसा कॉन्सेप्ट बाकी मंदिर ट्रस्ट को भी सीखना चाहिए, ठीक है। स्पेशली मैं बोलूंगा मेरे स्टेट के अंदर अगर इकोनॉमी डेवलप करना हो तो कालीघाट से भी आप इकोनॉमी डेवलप कर सकते हो, आप दक्षिणेश्वर भी इकोनॉमी डेवलप कर सकते हो। मतलब इकोनॉमी मतलब सिर्फ वहाँ का लोकल इकोनॉमी नहीं, आप उसको एक इंटरनेशनल रूप दे सकते हो, मतलब जिसका मैं आपको अंदाजा नहीं दे सकता। तिरुपति इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उसके सामने कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये सोच है सर, सोच, ठीक है। आप सोच बनाओगे तो दुनिया बदलेगा, ठीक है। द यूज ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन एज एन इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट सोर्स एक्ट एज अ certification that the product possesses certain qualities, is made according to traditional methods or enjoys a good reputation due to its geographical origin, ठीक है। अब ये geographical origin से मैं आपको एक ब्रिटिश दिमाग बताऊंगा, ठीक है। आप लोग अगर ब्रिटिश के बारे में बहुत जानते होंगे, या ब्रिटिश का कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों के अंदर अभी भी भर भर के है, कुट कुट के, ठीक है, उनके एजुकेशन सिस्टम से चलते हैं, तो ब्रिटिश से एक चीज सीखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 22 ट्रिप्स एग्रीमेंट जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इंटरनेशनल रूल्स है, बाद में WTO भी आया और उसने काफी मैटर को संभाला। डिफाइंस जियोग्राफिकल इंडिकेशन एज एन इंडिकेशन व्हिच आइडेंटिफाई अ गुड्स एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ ए मेंबर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको देखते हैं, और ए रीजन और लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी वेयर गिवन क्वालिटी
reputations or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin. अब आपको मैं ये जियोग्राफिकल ओरिजिन से ब्रिटिश दिमाग का एक इंटरेस्टिंग छोटा सा 2 मिनट का कहानी बताना चाहूंगा। क्यों मैंने ब्रिटिश को याद किया, ठीक है। ब्रिटिश बिजनेस ने किस तरह से, ब्रिटिश सर एक्चुअली यूरोप में यूरोप मतलब बाकी यूरोपियन नेशन से थोड़ा नया है बिजनेस में। मतलब अगर आप, मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ पोर्तुगाल के साथ, स्पेन के साथ, ठीक है, या फिर मैं कंपेयर करूँ फ्रांस के साथ, ठीक है, इनके बीच में ब्रिटिश थोड़ा सा नया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो यूरोपियन नेशंस है ये पहले ही काफी डेवलप हो गया था, ठीक है। इटली ये तो काफी प्राचीन है, ठीक है। स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस ये भी बहुत डेवलप हो गया था। लेकिन ये ब्रिटिश लोग आइलैंड कंट्री के अंदर इतना, ये क्योंकि थोड़ा सा आइलैंड के अंदर था, थोड़ा सा यूरोप में पिछड़ा हुआ था, ठीक है, थोड़ा बैकवर्ड था। तो ब्रिटेन बाकी कंट्री का इकोनॉमी जब डेवलप हो रहा था, यहाँ क्वीन सिस्टम तो आप लोग आज भी देखते हो, ठीक है। तो पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इनका इकोनॉमी इतना डेवलप हो रहा था डे बाय डे, ठीक है। तो इनको देख के अब यूके को भी लगा, मतलब तब यूके नहीं था, ब्रिटेन था, जो भी था, ठीक है। तो क्वीन ने बोला कि भाई जाओ देखो दुनिया भर में किस तरह से पोर्तुगाल, स्पेन किस तरह से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली पोर्तुगीज इस मामले में बहुत ही नंबर 1 माना जाता था, ठीक है, मतलब स्पेशली हमारे एशियाज में, ठीक है। तो पोर्तुगीज जिस तरह से हमारे इंडिया में आया उसका कहानी तो आपको पता ही है। इसमें से एक कहानी, आप लोग वास्को दा गामा के बारे में तो सुने होंगे सर। अरे वास्को दा गामा, द ग्लोब ट्रॉटर, वेरी फेमस ग्लोब ट्रॉटर, सुने हैं कि नहीं, है ना। तो ये इनका पोर्तुगाल से वास्को दा गामा का इंडिया आना, ठीक है। तो इंडिया में वो आया था सर साउथ में, ठीक है, दक्षिण भारत में, और जगह का नाम है कालीकट, ठीक है। जो आज का कालीकट का आज का नाम क्या है, कोई बता सकते हो? कोझिकोड, मोस्ट प्रोबेबली कोझिकोड, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? जस्ट मैं आपको, हाँ कोझिकोड ना, एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा भूल रहा था। तो कालीकट में 1498 के आसपास, ठीक है, बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों का भाई बहुत बार मैं इन्वेशन के बारे में बात करता हूँ, फॉरेन एनिमी, बट इन लोगों का कहानी सुनो आप 2 मिनट में, ठीक है। ब्रिटिश का बात मैं आता हूँ, तो ब्रिटिश, पोर्तुगाल से ब्रिटिश क्या सीखा, ठीक है। तो अपने एनिमी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, या फिर अपने पड़ोसी से भी। तो कालीकट में, ठीक है, कालीकट में ये आया था, ठीक है, ठीक है। कालीकट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो बेसिकली ये छोड़ो, मैं आपको कोझिकोड ही दिखाता हूँ। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड ये रहा, ठीक है। ये हमारा एकदम वेस्टर्न घाट्स के पास में, समुद्र किनारे, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है सर, ठीक है। और कोझिकोड के आसपास के एरिया में बेसिकली मसाला, ठीक है, इंडिया को जो गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था, ठीक है, बिकॉज हमारा मसाला दुनिया भर में इतना फेमस था, और स्पेशली कालीकट का, ठीक है। मतलब कालीकट जो पोर्ट था उन दिनों, ठीक है, ये पोर्ट बहुत ही फेमस था। तो पोर्तुगल यहाँ आया, कालीकट में बसा, और आपको पता ही है गोवा में पोर्तुगीज कॉलोनी कितना दिन तक था, ठीक है। गोवा या आसपास की ये सब साउदर्न कॉलोनी में अभी भी बहुत सारे पोर्तुगल्स रहते हैं सर, ठीक है, अभी भी रहते हैं, बट अभी एज ए इंडियन रहते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये कोझिकोड या कालीकट का इतना पॉपुलरिटी हो गया था उन दिनों, पोर्तुगलीज क्या करता था, कालीकट के नाम पे, पॉइंट भी नोटेड सर, कालीकट, हाँ देखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा कि कालीकट कैसे प्रोनाउंस हो रहा है। अब इसमें क्या खेल है कि कालीकट का मसाला, कालीकट का प्रोडक्ट, यहाँ पर नॉट जस्ट मसाला, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो इतना फेमस था, ठीक है। तो मसाला उनमें से एक था, वन ऑफ द बेस्ट। तो कालीकट के नाम पे ही प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में पोर्तुगल बेचता था। अब ब्रिटिश जब उसके बाद 1690s के आसपास में, मतलब 1690-96 के आसपास जब ब्रिटिश वेस्ट बंगाल में आए, ठीक है, वेस्ट बंगाल मतलब बेसिकली बंगाल में आए, तो ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही था। बहुत सारा कहानी है कि कोलकाता का नाम कैलकाटा कैसे हुआ। इसमें से मुझे वन ऑफ द मेन रीजन लगता है कि कैलकाटा ब्रिटिश ने क्यों किया, ठीक है। ऐसे तो मुझे, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि भारत में मैक्सिमम जगह का नाम देवी के नाम से रखा गया है। तो कोलकाता में एक पीठ है सर, काली कोलिकाता, ठीक है, और ऐसे वेस्ट बंगाल में देवी का आराधना बहुत ज्यादा है। तो माँ दुर्गा का जो रूप जो काली माता है, काली माता के नाम से ही जगह का नाम कोलिकाता या कालीकाता था, ठीक है। ये मैं फॉर्मली इसलिए बिलीव करता हूँ बिकॉज मैक्सिमम जगह हमारे देश में ऐसे ही कारण से है सर, और उसमें काली घाट इज वन ऑफ द मेन रीजन। लेकिन
अब किसी को ब्रिटिश ने पूछा जगह का नाम क्या है, तो लोगों ने जरूर बोला होगा कालीकाता, ठीक है। अब कोई कोई बोलता है वो सर पे कुछ लेके जा रहा था, बोला पूछा कि कब काटा, तो बोला कल काटा। ये मुझे उतना समझ में नहीं आता, बट मुझे इसलिए समझ में नहीं आता बिकॉज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चला सर। पता ये चला कि इस जगह का नाम ब्रिटिश ने ऐसा प्रोनाउंस दिया सर, कैलकटा, और लुक एट दिस, कालीकट। सर डिफरेंस देखो, आपको समझ में आ रहा है सर? कालीकट, कैलकटा, ठीक है। अब फॉरेन मार्केट इसको नहीं समझ पाएगा, उसको पता है कि भारत से आ रहा है, तब इंडिया नाम भी प्रॉपर में नहीं था, ठीक है। उनको पता है भारत से आ रहा है, अब कालीकट या कैलकटा ये फर्क नहीं कर पाएगा ये लोग। तो ब्रिटिश ने भी बंगाल से जो प्रोडक्ट होता था या बंगाल आसपास के एरिया से जो प्रोडक्ट बनता था, इसको पैकेज करके फॉरेन मार्केट में सेल करता था और नाम दे दिया था कैलकटा। अब फॉरेन मार्केट में जब कालीकट का नाम बहुत फेमस था, ठीक है, और कोलकाता तो तब एक गांव ही था सर, जंगल था, ठीक है, ऊपर से गंगा नदी क्रॉस करके लोग आ ही नहीं पाता था ठीक ठाक से, तो ब्रिटिश ने ये हुगली में आया। तो कैलकटा ये एक रीजन था ब्रिटिश को प्रोनाउंस देने का, वो क्यों नाम को चेंज किया और स्पेलिंग को क्यों इस तरह से लिखा, बिकॉज उनको कालीकट को बेसिकली, जैसे कालीकट का जीआई बहुत फेमस था, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस, कैलकटा को भी इसी तरह से वो कंफ्यूज किया कालीकट के साथ, ठीक है, और अपने जगह में वो राइट भी था। और तब ये वो WTO वगैरह तो इतना कुछ था नहीं, है ना। समझ में आया सर आप लोगों को? ये मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ, इसका एक बहुत सारा आर्टिकल निकला था इंडियन म्यूजियम वगैरह की तरफ से, तो वहीं से एक फैक्ट्स में पता चला रिसर्चर की तरफ से कि ये रीजन था कि ब्रिटिश कैलकटा नाम की यूज करता था। कुछ समझ आया सर? बोलो कि क्या दिमाग लगाते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हेलो, ये समझ में आ रहा है? तो चलो सर, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे निकाला जाता है या क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। देखो सर, इतना आसान नहीं है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस को स्प्रेड करना या फिर ओरिजिन को समझना, बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जैसे आप देख सकते हो, एप्लीकेशन डालना पड़ता है, फिर जाके एप्लीकेशंस डालो, फिर उसका अप्रूवल मिलेगा, फिर प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसको अप्रूवल या प्रोटेक्शन देने के लिए नेशनल रेगुलेटर्स हैं, और इंटरनेशनल में जैसे दो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, एक WTO और एक WIPO। WTO मतलब आप लोग जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेरिटरी होता है, एक लोकल टेरिटरी होगा, लोकल स्टेक होल्डर्स होगा, ठीक है, लोकल एकदम लोकल, बंगाल में होगा तो बंगाल का, असम में होगा तो असम का, उड़ीसा में होगा तो उड़ीसा का, लोकल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इन पे रिसर्च एंटिटीज रहेंगे, NGO रहेगा, एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होगा। फिर प्रोड्यूसर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा, उसको लोकल कंज्यूमर्स भी कंज्यूम करता है, उसको प्रोसेसिंग में रखा जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, फिर लोग यहाँ से भी कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट भी लोकल कंज्यूमर को मिल सकता है, और प्रोसेस करके भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से भी लोकल कंज्यूमर के पास जा सकते हैं। और जैसे ही कंज्यूमर्स, लोकल कंज्यूमर्स को छोड़ के दूसरे कंज्यूमर्स के पास जाना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन है, कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन कुछ आता है, इंस्पेक्शन बॉडी रहेगा, वो एक्रेडिटेशन देगा, ठीक है। तो और फिर जाके ये सुपर नेशनल बॉडी बनेगा। सुपर नेशनल मतलब जो सिर्फ नेशनल बॉर्डर के अंदर ही नहीं, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग काम करेगा, ठीक है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू से आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से GI टैग काम करता है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको थोड़ा लॉ के बारे में बता दूं, ठीक है। The Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, GI Act is an sui generis act of the Parliament of India for protection of geographical indication in India. India, as a member of WTO, enacted the act into to comply with the agreement of trade related aspects of intellectual property rights. मतलब बेसिकली पहले GATT हुआ करता था ना सर, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पहले GATT था, फिर GATT का पावर को WTO को शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो GI टैग इंश्योर्स दैट ओनली दोज रजिस्टर्ड एज ऑथराइज्ड यूजर्स or at least those residing inside the geographic territory are allowed to use the popular product name. जो उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, सिर्फ वही इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हमारे देश में दार्जिलिंग टी, हमारे देश में
दार्जिलिंग टी बिकेम द फर्स्ट जीआई टैग, ठीक है, जो दुनिया भर में बहुत ही फेमस हुआ था। लेकिन सर आज के डेट में दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री का सिचुएशन अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, मेनली पॉलिटिकल इश्यूज। और सेकेंड थिंग, न्यू जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। फिर इसका कॉन्शियसनेस बढ़ाना चाहिए। अब एग्रीकल्चर को भूल जाओगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी डाउन हो जाएगा, ठीक है। न्यू जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, वो सब दार्जिलिंग छोड़ के भारत के दूसरे शहरों में जाके काम धंधा करने में, मतलब जॉब करने में बिजी हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बेसिकली अगर एग्रीकल्चर को भी एक कॉर्पोरेट फीलिंग्स दिया जाए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर बचाना जरूरी है, बिकॉज ये अल्टीमेटली इकोनॉमी का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिर्फ आईटी कंप्यूटर से दुनिया नहीं चलता, लोगों को चाय पत्ती भी चाहिए, जिसके पास जो है उसको वही सेल करना चाहिए सर। हम यूएस को कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने आप को दुनिया के सामने बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, किसी के पास टेक्नोलॉजी हो सकता है, हम भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, बट जो हमारा पावर है दैट इज एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसको आप इग्नोर करोगे जितना, आपका कंट्री और आपका इकोनॉमी उतना पीछे जाएगा। ये बात समझना चाहिए। दार्जिलिंग टी का मैं इसलिए बात कर रहा, ये भारत का पहला जीआई टैग वाला एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, लेकिन सर इसका इकोनॉमिक कंडीशंस डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है। बहुत सारा चाय का बागान बंद पड़ा है, लेबर इश्यूज है, लेबर अनरेस्ट है, ऊपर से पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब टैकल करना पड़ेगा, कैसे भी कुछ भी हो जाए टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब लीडर का ही बात है सर, लीडर से ही कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे टैकल करोगे, किस तरह से टैकल करोगे। गुड लीडर बनाओ, टैकल करो, प्रॉब्लम को संभालो, ठीक है, करना पड़ेगा सर। नहीं तो ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, हमारा एसेट खो रहा है सर, हमारे देश का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमसे हाथ से निकल रहा है। नेपाल में भी दार्जिलिंग टी जैसा चाय बन जाता है, ठीक है। नेपाल का जो एग्रीकल्चरल, जो बेसिकली जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू दार्जिलिंग, ठीक है, बिकॉज दार्जिलिंग एंड नेपाल सेम पैरामीटर में है सर, मतलब सेम एरिया में बिलोंग करता है। अगर आप कभी भारत का मैप को ठीक ठाक से देखोगे तो नेपाल और दार्जिलिंग का जो एरिया शेयरिंग है ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में। ये देखो सर, आप लोग जानते होंगे, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ, ये दार्जिलिंग रहा और ये नेपाल रहा। तो नेपाल में भी सिमिलर काइंड ऑफ चाय बनता है, ठीक है। तो नेपाल क्या कर रहा है जीआई टैग को डुप्लीकेट कर रहा है सर, ठीक है, दार्जिलिंग टी के नाम पे नेपाल चाय बेच रहा है, ठीक है। तो ये गलत बात ना, आप नेपाल टी बोल के बेचो, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो आपका ही नाम बढ़ेगा, बट अब दार्जिलिंग को कॉपी मत करो, ठीक है। लेकिन दार्जिलिंग टी का मार्केट खराब के कारण, ठीक है, दार्जिलिंग टी का प्रोडक्शन खराब के कारण मेनली प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब नेपाल को और ज़्यादा मौका मिल जा रहा है, ठीक है। मैं नेपाल का खराब ही नहीं चाहता, बट पहले खुद का अच्छा ही चाहता हूँ सर, ठीक है, बिकॉज पहले खुद को देखेंगे फिर बाद में दूसरे को देखेंगे ना। आई एम नॉट अगेंस्ट नेपाल डेवलपमेंट, नेपाल भी डेवलप करे, अपने हिसाब से डेवलप करे, बट दार्जिलिंग का नाम को इस्तेमाल करके नहीं, नेपाल अपना नाम खुद बढ़ाए, है ना, नेपाल अपना नाम खुद बढ़ाए, अपना डेवलपमेंट खुद करे, अपना जीआई टैग बनाए और करे अपना डेवलपमेंट, बट दार्जिलिंग को मिसयूज करके नहीं, है ना। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब रिसेंट प्रॉब्लम है सर, ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को पता थोड़ा बहुत क्यों ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंस देन उसके बाद से भारत में ऑलमोस्ट 370 गुड्स आया सर, जो जीआई टैग के अंदर आया, ठीक है, एज ऑन अगस्त 2020 के अंदर 370 गुड्स। मैं आपको लिस्ट पढ़ाता हूँ, रुको, आपको पता होना चाहिए हमारे देश का क्या क्या इंटरनेशनली फेमस है, ठीक है। रूल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो एज पर दीज रूल्स, according to section 2 subsection 1 clause E of the act, geographical indication has been defined as a indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods, manufactured goods as originating or manufactured in the territory of the country or region or locality in the territory, where a given quality, reputations or other characteristics of such goods essentially attributable to its geographical origin, and in case where such goods are manufactured goods, one of the activities of either of the production or processing or preparations of goods concerned takes place in such territory। मतलब या तो एग्रीकल्चरली होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग उस एरिया में होता है या रीजन में होता है या लोकेलिटी में होता है, एज द केस में भी। सम ऑफ द रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूड एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक दार्जिलिंग टी, मालाबार पीपर, ठीक है, मालाबार हिल्स मतलब साउथ में, बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक पोचामपल्ली इक्कत साड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली इक्कत साड़ी का नाम है, मुझे जितना पता है, ठीक है। कंचीपुरम सिल्क, आई नो दिस इज अगेन साउथ का, सोलापुरी चद्दर्स,
मोस्ट प्रॉब्ली महाराष्ट्र में है। बाग प्रिंट्स, मधुबनी पेंटिंग्स बिहार में बहुत ही फेमस माना जाता है सर। मधुबनी सीता मैया का जगह है सर, ठीक है, सीता गॉडेस सीता का जगह है, जो आज के डेट में सीता जनकपुरी के आसपास है, जो बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में नेपाल बॉर्डर के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ का मतलब आर्टिस्टिक कलाकृति, ठीक है, मैथिली रीजन बेसिकली, ठीक है, यहाँ का कलाकृति क्या बताऊँ आपको, कपड़ा में भी मधुबनी प्रिंटिंग होता है, तो इट्स रियली मतलब जिसमें पूरा रामायण महाभारत इस तरह का वर्णन होता है, कृष्ण भगवान, इसका मतलब इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है जो दुनिया भर में बहुत फेमस है। मतलब बेसिकली प्रेम वगैरह ये सब के ऊपर बनाया जाता है रियली मधुबनी पेंटिंग्स। इवन कपड़ा में भी बहुत यूज होता है। मोर कंप्लीट लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, लिस्ट के बारे में बात हुआ तो एक बार लिस्ट का देख ही लेते हैं। चलो, ये देखो सर, ये जब भी आप करते होगे ना आपको ऐसे सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन मिलता है। अब इसको गो थ्रू करोगे आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें लिखा होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके लिए एप्लीकेशन डालना पड़ता है, फिर वो आपको बताया ना किस तरह से इसका पूरा प्रोसेसिंग होता है और कौन कौन इसको देखभाल करता है, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है रे, या फिर सिर्फ सुने जा रहे हैं आप लोग? हेलो, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? कोई तो बताओ मुझे। नंदिनी, रोशनी, हाँ ज्योति, सर। संपद, स्नेहेश। हाँ ओके सर। सर, ओके सर। सर दार्जिलिंग टी सबसे पहले आया ना, ठीक है, इसमें ये एग्रीकल्चरल टाइप में आता है, ठीक है। अच्छा, इसका वर्ड एंड लोगो दोनों है, दार्जिलिंग टी का लोगो भी जीआई टैग के अंदर आ गया, ठीक है, लाइक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, स्टेट्स वेस्ट बंगाल। अच्छा, अरनमुला कन्नड़ी हैंडीक्राफ्ट है केरला का, बहुत ही फेमस माना जाता है। पोचमपल्ली इक्कत तेलंगाना का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बाहर घूमने जाओ कहाँ का क्या फेमस है आपको पता चल जाएगा। सेलम, सेलम फैब्रिक कावेरी रिवर के पास है, शहर है साउथ में, ठीक है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट भी तमिलनाडु में बहुत फेमस माना, एकदम कावेरी रिवर के बगल में है सेलम, ठीक है, कभी घूमने जाओ तो जरूर सेलम विजिट कर सकते हो सर। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु का बहुत फेमस है। पायनूर सैक्रेड रिंग, ठीक है, ये भी केरला का है। चांदेरी साड़ी मध्य प्रदेश, बहुत ही फेमस माना जाता है सर। चांदेरी हमारे कोलकाता में बंगालीज में चांदेरी का एक बहुत क्रेज होता है सर। चांदेरी सिल्क या चांदेरी डिजाइन जो है, मध्य प्रदेश में एक गांव है चांदेरी, मध्य प्रदेश। अच्छा, सोलापुर सीट, ठीक है, चद्दर महाराष्ट्र का। सोलापुर टेरी टावल महाराष्ट्र का। कोटपाड हैंडलूम गारमेंट्स ओडिशा। मैसूर सिल्क वेरी फेमस कर्नाटका। मैसूर अगरबत्ती अगेन कर्नाटका। कंचीपुरम सिल्क तमिलनाडु। भवानी जमक्कलम तमिलनाडु। नवारा राइस केरला, देखो सर हमारा केरला का राइस दुनिया भर में फेमस है, तभी इनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अच्छा, बिद्री वेयर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बिद्री वेयर कर्नाटका का, बिकॉज साउथ का नॉलेज हमें उतना है नहीं, कन्नड़ लैंग्वेज में है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा इक्कत, उड़ीसा का भी इक्कत है, जैसे तेलंगाना का भी इक्कत है वैसा उड़ीसा का भी है। मादुराई सुनगुड़ी तमिलनाडु का। रोजवुड इनलेज इन मैसूर। कांगरा टी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बड़ी बड़ा फेमस है। कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर तमिलनाडु। फुलकरी हैंडीक्राफ्ट पंजाब हरियाणा राजस्थान, फुलकरी है ये बंगाली साड़ीज में बहुत फेमस मैं देखता हूँ, फुलकारी का डिजाइन, ठीक है, मैं सुनता था बचपन से। अच्छा, श्री कलशष्टी कलमकारी, अच्छा कलमकारी ये भी बहुत ही फेमस है बंगाल के अंदर, ठीक है। जो लोग बंगाली साड़ीज या सलवार वगैरह पहनते हैं, मैं उनके मुंह में सुना हूँ सर, कलमकारी का डिजाइन है, ठीक है। ये लड़की वाला बात नहीं है, आप ये सब चीजें ज्यादा लड़की या औरत के बीच में सुनोगे, बट ये सब जानना चाहिए बिकॉज दिस आर ऑल अबाउट बिजनेस मैटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश का है कॉलमकारी, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं कॉलमकारी बट इट्स अ कलमकारी फ्रॉम श्री कलशष्टी हैंडीक्राफ्ट। मैसूर सैंडलवुड बहुत ही फेमस माना जाता है, सैंडलवुड सोप, सैंडलवुड ऑयल कर्नाटका का। कसूती एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका। मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग कर्नाटका। कुर्ग ऑरेंज कर्नाटका। मैसूर बीटल लीफ कर्नाटका। नंजनगढ़ बनाना, अच्छा नंजनगढ़ बनाना कर्नाटका। अरे बाप रे, कर्नाटका का तो लाइन लगा हुआ है सर। हाँ, आप लोग बाद में सोचिएगा किसका ज्यादा है और किसका कम है। ये लास्ट में आपका काम रहेगा, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, ये कश्मीर से क्या है, कश्मीर का कहाँ चला गया,
कश्मीर सोजानी आर्ट, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी पश्मीना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पश्मीना से जो चादर या शॉल बनता है, ये इसका भेड़, ये जिस बकरी या भेड़ से बनता है सर, इसका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। पश्मीना इतना महंगा इसलिए होता है, कश्मीर में आप जाओगे ना, पश्मीना बोल के आपको डुप्लीकेट चीज़ दे देगा। कभी कश्मीर घूमने जाओगे, डुप्लीकेट पश्मीना 1000, 2000, 5000 दाम बोल के ले लेता है। बट सर एक्चुअल पश्मीना सच में महंगा होता है, और इसका स्पेशलिटी ये है कि जिस पर्टिकुलर गोट या जो भेड़ा शिप से जो बनता है, उनके लोम से, ठीक है, उसका स्पेशलिटी होता है वो गर्मी के टाइम पे पहाड़ के ऊपर चढ़ता है बेसिकली। हाँ, गर्मी के टाइम पे पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, और जब पहाड़ में बर्फ पड़ना चालू होता है, वो धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। तो इनके बीच मतलब इनका जो लोम होता है ना, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं उसको सर, बेसिकली इनके शरीर में, मतलब इस तरह का शिप या गोट के शरीर में जिस तरह का लोम मैन्युफैक्चर होता है, वो बहुत ही स्पेशल होता है, और तभी वो पश्मीना बनाने लायक होता है। आपको समझ में आया सर पश्मीना का बात? ये थोड़ा सा मैं रिसर्च किया था कभी पश्मीना के बारे में, आई होप आप लोगों में से किसी को पता होगा। पता था किसी को पश्मीना का कहानी? हाँ, अगर कश्मीर जाओगे ना, पश्मीना का बहुत कहानी आपको सुनने को मिलेगा। अरे जानते थे क्या? एनीवन? बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। कनेक्टेड है आप लोग? यस सर। नक्शी कथा, नक्शी कथा के ऊपर एक बहुत फेमस जोशीमुद्दीन बोल के एक फेमस पोएट थे, उनका एक नक्शी काथार मार्ट बोल के एक फेमस पड़े थे। हैंडीक्राफ्ट, ये भी वेस्ट बंगाल से है। सिल्वर कार्विंग करीमनगर तेलंगाना से है। ऐसे लंबा लिस्ट है, आप घर में बैठे बैठे पढ़िएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत सारा प्रोडक्ट जरूर होगा, मैं नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा देख लेता हूँ। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से भी दो चार है। अच्छा, ये देखो हमारे यहाँ पर बंगाल का और क्या है देखो, तो लक्ष्मण भोग मैंगो, ठीक है, किशरपति हिमसागर मैंगो, फजील मैंगो, ठीक है, फजली, ठीक है, ये 3 वेस्ट बंगाल का बड़ा ही फेमस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माना जाता है, जीआई टैग के साथ। आसाम का भी आसाम एम्बलेम, ठीक है, एग्रीकल्चरल में, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, बड़े लंबा लिस्ट है, 370 के आसपास प्रोडक्ट है। मैं 370 गिना होगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। जरूर एक बार पढ़े सर, ठीक है, आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू करें जिस चीज़ का जीआई टैग है। जीआई टैग तभी होता है, आप इतना समझ लीजिए। हाँ, मैं सोच रहा था मणिपुर का तो कुछ होगा, मणिपुर का बहुत ही फेमस माना जाता है। ये देखो, मुझे नहीं पता, ज्योति अगर क्लास में है तो ज्योति मुझे समझा सकता है। जो ज्योति, ये क्या है? स्नैफी लैम्फी, हाँ ज्योति है क्या? मणिपुर का है। वांगके फी, मोयरंग फी, ठीक है, नागालैंड का है नागा ट्री टोमेटो, ठीक है, अरुणाचल ऑरेंज, ठीक है, सिक्किम लार्ज कैडामम सिक्किम का, मिजो चिली, ठीक है। अगर ज्योति क्लास में होते तो शायद बताते, ज्योति शायद नहीं है, ठीक है। तो ये सब है सर। ज्योति ये क्या है बताओ फिर, सेपी लेम्फे क्या है? आई डोंट नो सर ये सब मैंने का मतलब जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं ना, उसका अलग अलग कैटेगरी है। अच्छा, और ये वांकई फी? ये तीनों मतलब 3 जगह का नाम करके अलग अलग जगह पे जो जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं ना उस पे। ओ अच्छा अच्छा, ये अलग अलग जगह का नाम है, मतलब शाफी लाम्फे, वांकई फी एंड मोयरंग फी, ये तीनों अलग अलग जगह का हैंडीक्राफ्ट है। अच्छा सर, समझ में आ गया, थैंक यू ज्योति। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर दी लंबा लिस्ट, आप जरूर एक बार घर में गो थ्रू कीजिए, ठीक है। 346 लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपके स्टेट से क्या है, ठीक है, और बाकी कौन से स्टेट्स का जीआई टैग कितना ज़्यादा है, ठीक है। चिकमागलूर कॉफ़ी, कर्नाटका, अब छोड़ो लिस्ट में और नहीं बात करना है, बट आपको एक मुझे आइडिया देना था, ये लिस्ट बताने का मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, एक आइडिया देना था कि जियोग्राफिकल टैग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होते हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। An application for registration must be made before Register of Geographical Indication by any association of persons or producers or any organizations or authority established by or under any law for the time being in force representing the interest of the producers of the concerned goods, ठीक है। आप जो, अगर आप कंसर्न गुड्स के लिए रिप्रेजेंटेटर बनना चाहते हो तो आप
जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एसोसिएशंस पे, इंडिकेशन और एसोसिएशंस पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड इन एप्रोप्रिएट फॉर्म containing the nature, quality, reputation or other characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, manufacturing process, natural and human factors, map of territory of productions किस एरिया में होता है, appearance of geographical indication, figurative or words, list of producers along with prescribed fees. ठीक है, examiner will make a preliminary scrutiny for deficiencies. In case of deficiencies, the applicant to have remedy it with a period of 1 month. अगर कुछ भी deficiency उनको लगता है तो वो उसको eliminate करेगा on 1 month from the date of communications. The registrar may accept, partially accept or refuse the applications. In case of refusal, the registrar will give written grounds for non-acceptance. तो बताना पड़ेगा लिख के देके कि भाई आप इसको accept क्यों नहीं कर रहे हो. The applicant must within 2 months file reply. In case of refusal, the applicant can make an appeal within 1 month of such decisions. ठीक है, register shall within 3 months of acceptance may advertise the applications of in the GI journal. ठीक है, फिर उसको GI journal में advertisement कर सकते हैं. If there is no oppositions, the registrar will grant a certificate. अगर कोई oppositions करेगा, ठीक है कि भाई नहीं ये इसमें मेरा टैग है, जैसे आप लोगों को पता ना रसगुल्ला बंगाल वर्सेस ओडिशा, ठीक है, तो अगर कोई ऑपोज करना चाहेगा तो उसको प्रूफ के साथ आना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर कोई ऑपोज करता है, इफ देयर इज नो ऑपोजिशन, द रजिस्टर विल ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशंस to the applicant and authorized users. ठीक है, ड्यूरेशंस GI registered for an initial period of 10 years which may be renewed from time to time. नॉर्मली 10 साल के लिए मिलता है, फिर समय के साथ साथ रिन्यू करना पड़ता है. कुछ एक्सक्लूजन भी है, कुछ एक्सक्लूजन भी है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट. Following indications cannot be registered which would likely to deceive or cause confusions, which would be contrary to any law for the timing in force, which comprises contains scandalous or obscene matter. ठीक है, scandalous है या obscene है, ठीक है, obscene matter है, which comprises or contains any matter likely to hurt the religious susceptibilities of any class or section of citizens of India, which would otherwise be decentralized the protection in a court. Generic name अगर कुछ है, falsely represent the persons that the goods originate in another territory, region or locality as the case may be. अगर ऐसा कुछ मैटर है तो आपको इंडिकेशंस का मतलब नहीं मिलेगा, बेसिकली एक्सक्लूड कर देगा, इसको जीआई टैग के अंदर नहीं लाया जाता. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था सर. ठीक है, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर इन्फ्रिंजमेंट आ जाता है, मतलब कॉपीराइट आ जाता है. Registration of a GI gives its owner and authorized users the exclusive right to use the indications on the good in which it is registered. Further, registration gives right to institutions of suit against infringement and recovery of damages for such infringement. Infringement can be caused by use of GI on such goods, which indicates that such goods originate in such place other than in true place of origin or due to unfair competitions. However, in case of non-registered GIs, a case of passing off can be instituted. ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको ये सब बेनिफिट भी मिलेगा और इसका एडवांटेज भी मिलता है. ठीक है, अच्छा, एनी पर्सन वो फॉल्सली अप्लाइज, अगर आप फॉल्सली कुछ अप्लाई करते हो तो आपको फाइन भी दे देना पड़ता है. जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए falsifies any geographical indications, tampers the origin of a good, make or have in possession of dye, blocks, machines to use in falsifications of GI may be punished, shall not be less than 6 months, but which may extend to 3 साल का जेल, or with fine shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 2 lakh rupees. In the case of second and for every subsequent offence, a person can be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 3 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 2 lakh rupees. However, the judge may under certain conditions may reduce the sentence, and reasons for reduction of punishment must be written in judgment. Other offences includes falsely representations of GI to be registered, falsifications of interest in register, falsely representing a place to be connected with GI registry, kind वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये सब सजा का भी कॉन्सेप्ट है. तो आपको मैंने जीआई के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के बारे में 99 के बारे में बताया. ठीक है, तो अगर मैंने आपको ये वाला लॉ बताया तो आगे आगे आप कॉपीराइट, हाँ सर, कॉपीराइट पेटेंट के बारे में भी आप इजीली नॉलेज गैदर कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये जो कॉपीराइट एक्ट है ये 1957 में इंडिया में आया है. ठीक है, आई होप कि आपको जीआई समझ में आया सर. हाँ सर, क्या बोलते हो, जीआई समझ में आया कि नहीं आया? तथा ज्योति, रोशनी बोलो. जीआई, जीआईएस. ओके नंदिनी. Yes, sir. Copyright Act 1957 as amended governs the subject to copyright law in India. The act is applicable from 21st January 1958.
The history of copyright law in India can be traced back to its colonial era under the British Empire. Copyright Act 1957 was the first post-independence copyright legislation in India, and the law has been amended 6 times since 1957. The most recent amendment was 2012 through the Copyright Act. India is a member of most of the important international conventions governing the area of copyright law, including the Bond Convention 1886, the Universal Copyright Convention 1951, Rome Convention 1961, Agreement of Trade-related aspects of intellectual property, that is TRIPS. Initially, India was not a member of WIPO, WIPO मतलब World Intellectual Property Organization's Copyright Treaty, WCT, and the WIPO Performance and Phonograms Treaty, WPPT, but subsequently entered the treaty in 2013. पहले भारत WIPO का मेंबर नहीं था, पर धीरे धीरे मेंबर ले लिया. ठीक है, मेंबरशिप लेने से इंटरनेशनली आपको हेल्प मिलता है, लेकिन मेंबरशिप का कॉस्ट भी आता है सर. ठीक है, मेंबरशिप बोलने से मेंबरशिप नहीं, जैसे आपको मेंबरशिप का कॉस्ट भी उठाना पड़ता है. Applicable Copyright Act before 1958, definition of copyright, types of work protected, duration of copyright protection, यही सब important concept है या questions आ सकता है यहाँ से. Foreign works, ownership of copyright act, exceptions of copyright infringement in India. ठीक है, एक एक्ट पढ़ोगे ना तो दूसरा एक्ट आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा. आपको मैं GI एक्ट पढ़ाया तो कॉपीराइट पेटेंट भी आपको इजीली समझ में आ सकता है. Prior to 21st January 1958, the Indian Copyright Act 1914 was applicable in India and still applicable for works created prior to 21st January 1958, when the new act came into force. The Indian Copyright Act 1914 was based on Imperial Copyright Act 1911, मतलब ब्रिटिश पीरियड का Imperial कहा जाता था. The Parliament of United Kingdom चलाता था, but was slightly modified in terms of application to Indian law. According to this act, the period of copyright for photographs was 50 years from the time it was first published. Act language, the term for which copyright shall subsist in photographs shall be 50 years from the making of the original negative form, which photograph was directly or indirectly derived. And the person who was the owner of such negative at the time when such negative was made shall be deemed to be the author of the work. Negative किसने बनाया वही उसका ऑथर बनेगा. ये फोटोग्राफ एक्ट के थ्रू से फोटोग्राफ में ब्रिटिश लोग यूज करता था फोटोग्राफी में, बिकॉज द फोटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता था. कॉपीराइट का डेफिनेशन क्या है इतना जान लो सर. कॉपीराइट इज ए बंडल ऑफ राइट्स. ठीक है, उसमें बहुत सारा राइट्स, मतलब एक बंडल मतलब आप समझ सकते हो एक साथ बहुत सारा राइट आपको दिया जाता है, गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी. ठीक है, लिटरल मतलब जैसे जो भी लिखा वगैरह जो भी है ये सब चीज़ों के ऊपर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, sound recordings. Right provided under copyright law include the rights of reproduction of the work, communication of the work to the public adaptations of the work and translation of the work. ठीक है, तो जो भी हो, किसने बनाया था, किसने ट्रांसलेट किया, ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा और आपने ट्रांसलेट कर दिया और अपने नाम पे चला दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, जैसे बंगाल में एक मूवीज को लेके बहुत हुआ था. हिंदी में एक मूवी हुआ ना सर, आप लोग पता है सर, हिंदी मीडियम बोल के जानते हो आप लोग, एक मूवी हुआ है हिंदी में, हिंदी मीडियम बोल के, लेकिन ये एक्चुअली एक बंगाली मूवी का वर्जन था. वर्सेस रामधनु, क्या नाम था बंगाली मूवी का, तो मुझे बता सकते हैं. रामधनु नहीं, क्या नाम था. शिव प्रसाद का डायरेक्टरी है, नंदिता दास नहीं, सॉरी, डायरेक्टर का नाम शिव प्रसाद मुझे याद है, उसके साथ कोई को डायरेक्टर है साथ में. हिंदी मीडियम वर्सेस का नाम कोई बता सकता है मुझे. इसका एक रामधनु नहीं, नॉट रामधनु, आई थिंक रामधनु, याद नहीं आ रहा है सर. इसका एक कॉपीराइट क्लेम आया था. ठीक है, हिंदी मीडियम कंट्रोवर्सी, किसी को पता है क्या. अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है, बट इसका एक कॉपीराइट आया था सर, एक बंगाली मूवी था उसके साथ कंपेयर करके. ठीक है, इरफान खान का मूवी था, द ग्रेट एक्टर फ्रॉम हिंदी मूवी, बट ये बंगाली मूवी के एक वर्जन था. तो बेसिकली इसके बीच में एक बहुत बड़ा बातचीत चला था, फिर बाद में क्लेम हुआ था कि नहीं हुआ था वो मुझे याद नहीं है, बट सर ये प्रॉब्लम होता है सर. ऐसे और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मुझे रैंडमली जो याद आया मैं आपको बोला.
In a 2016 lawsuit, copyright lawsuit, the Delhi High Court stated that the copyright is not an inevitable, divine, or natural right that confers on authors the absolute ownership of their creations. It is designed rather to stimulate activity and progress in the arts for the intellectual enrichment of the public. ठीक है, मतलब अगर आप कुछ करोगे तो आपके नाम पे उसको दर्ज किया जाएगा और जो लोगों को पसंद आएगा तो आपका नाम बढ़ेगा. Copyright is intended to increase and not to impede the harvest of knowledge. It is intended to motivate the creative activity of authors and the inventors in order to benefit the public. ठीक है, इसमें कौन सा वर्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है इसका लिस्ट है, मेनली आपको मैं बोला. ठीक है, जैसे कि लिटरेरी काम, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क. ठीक है, देखिए कितना दिन के लिए, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर 60 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइज. ठीक है, जब तक ऑथर नहीं गुजर जाते तब तक उसका पूरा कॉपीराइट रहता है. कॉपीराइट ट्रांसफर किसको किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है. एनोनिमस एंड pseudonymous work, cinematograph film, sound record, government work, public undertakings, international agencies, photographs until 60 years from the beginning of the calendar years next following the year in which the work was first published. इतना दिन तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत. फॉरेन वर्क्स, copyright of works of the countries mentioned in the international copyright order are protected in India as if such works are in Indian works. The term copyright in a work shall not exceed the in which they enjoyed by it in country of origin. ठीक है, ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत रखा गया है. ठीक है, तो सर बेसिकली इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ काम करता है. ठीक है, इसमें कॉपीराइट आ गया. आप पेटेंट के बारे में भी एक बार देख सकते हो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सच पेटेंट. पेटेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बता दूंगा, या फिर आप अगर इंस्टीट्यूट के मैट में जाओगे आपको हर एक लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बोला गया है. ट्रेडमार्क के बारे में बोला गया है, जो लोगो फ्रेज इसके बारे में है. ठीक है, तो ट्रेडमार्क इज देयर, डिजाइन इज ऑल्सो हियर. ठीक है, जैसे मैं ट्रेडमार्क के बारे में बात कर रहा हूँ, नाइकी शूज. ठीक है, डिजाइन आइडेंटिफाई एथलीट फुटवेयर मेड बाय नाइकी. ठीक है, तो ऐसे फेमस रिबॉक. ठीक है, ऐसे फेमस ब्रांड है एडिडास. ठीक है, तो जो अपना ट्रेडमार्क को दर्ज करता है और इंटरनेशनली इस बिजनेस को फेमस करते हैं. अपने ट्रेडमार्क के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जेनेरिक है कि नहीं है, उसका डिस्क्रिप्टिव नेचर क्या है, सजेस्टिव है क्या है, आर्बिट्री क्या है, इन्वेंटेड या कॉइन क्या है, मतलब इन्वेंशंस के ऊपर बेस किया है ना, तो भाई ये मैंने बनाया, मेरा स्पेशलिटी है, तो इसमें आपका ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जिस तरह से लोग देखना बचपन में, मेरे को याद है कि अगर रिबॉक का टी शर्ट पहनता तो बड़ा अच्छा लगता है, भाई इन्होंने रिबॉक पहना. तो आप लोगों को भी ऐसा होगा कि एडिडास या प्यूमा, ऐसे बहुत सारे कहानी है सर. ट्रेडमार्क के ऊपर लोगों का इमोशंस आता है ना सर. ट्रेडमार्क या लोगों पे लोगों का इमोशंस कनेक्टेड है या नहीं है. Design Act 2000. In view of considerable progress made in the field of science and technology, a need was felt to provide more effective legal system of the protection of industrial design in order to ensure effective protection to registered designs and to encourage design activity. जैसे आप लोग जानते हो आजकल फैशन डिजाइनिंग भी कितना फेमस हो गया. To encourage design activity to promote the design element in an article of production. In this backdrop, the Design Act of 1911 has been replaced by the Design Act 2000. The Design Act 2000 has been enacted essentially to balance these interests and to ensure that the law does not unnecessarily extend protection beyond what is necessary to create the required incentives for design activity while removing impediments of the free use of available designs. The new act complies with the requirement of TRIPS and hence it's directly relevant to international trade. ठीक है, जैसे फेमस फैशन डिजाइनर, उनका डिजाइन किस तरह से कॉपीराइट के अंदर आता है, डिजाइन एक्ट के अंदर भी आता है. ठीक है, तो ये बेसिकली डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बताया गया. एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, मैं बस इतना बोलूंगा आपको. प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स, ठीक है, जिसने बनाया, ओनर्स ऑफ कॉपीराइट्स, दीज आर ऑल मेनली डिस्कस इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें आपको एक लॉ मैंने पूरा डिटेल्स में बताया, बाकी लॉ का मैं आपको आइडिया दिया. ठीक है, तो इतना मुझे आपको रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ घर में पूरा गो थ्रू करें. रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको एक बार घर में पढ़ना चाहिए. कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा सर. बोलो सर. अभिषेक, ज्योति, नंदिनी, संपत तथा समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके सर. हाँ सर. ठीक है सर. है सर. ठीक है, तो फिर घर में पढ़ो, और जो नोट्स मैंने यहाँ पर दिखाया ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ. सुबह वाला भी नोट्स देना है, एक साथ कर देता हूँ. ठीक है, अभी बैठूंगा नोट्स ही बनाऊंगा. স্যার বলছিলাম যে এই নোটসটা স্যার আসেনি. পাঠাইনি, সকালে নোটটা তো পাঠাইনি, পাঠাচ্ছি. হ্যাঁ স্যার একটা জিজ্ঞেস